सोचिए, 1919 का साल था। एक ऐसी संधि पर दस्तखत हुए जिसका मकसद था सारे युद्धों को खत्म कर देने वाले युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना। लेकिन एक फ्रांसीसी मार्शल ने इस शांति को लेकर एक ऐसी बात कह दी जो आने वाले वक्त में डरावनी हद तक सच साबित हुई। ये कहानी उसी संधि की है। एक ऐसी कोशिश की जो एक तबाह हो चुकी दुनिया की राख पर एक नई दुनिया बसाना चाहती थी। और ये कहानी इस बात की भी है कि कैसे उस संधि की विरासत आने वाली कई पीढ़ियों के मुकद्दर का फैसला कर गई, जिसकी गूंज आज तक हमें सुनाई देती है। तो इस संधि को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया में चलना होगा जहां इसने जन्म लिया। एक ऐसी दुनिया जो पहले विश्व युद्ध से पूरी तरह बिखर चुकी थी। तो 1919 की शुरुआत में जो जीती हुई ताकतें थीं वो पेरिस में इकट्ठी हुईं। देखिए, उनका मकसद सिर्फ ये तय करना नहीं था कि जर्मनी का क्या होगा, बल्कि उस पूरे यूरोप का नक्शा फिर से बनाना था जो साम्राज्यों के ढहने और जंग की तबाही से तहस नहस हो चुका था। सबसे बड़ा सवाल उनके सामने यही था कि आखिर एक टिकाऊ शांति, एक परमानेंट पीस लाया कैसे जाए। लेकिन देखिए, शांति कायम करना कहना जितना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल। जो मुख्य विजेता देश थे, जिन्हें बिग फोर भी कहा जाता है, वो जब बातचीत की मेज पर आए तो उनके दिमाग में शांति की तस्वीरें बिल्कुल अलग-अलग थीं और अक्सर एक दूसरे से टकराने वाली थीं। एक तरफ थे अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, जो एक आदर्शवादी सोच लेकर आए थे। वो अपने 14 बिंदुओं के आधार पर एक इंसाफ वाली शांति चाहते थे। और फिर दूसरी तरफ थे फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो। उनका यथार्थवाद बिल्कुल कठोर था। सोचिए, जिस देश ने अपने 13 लाख सैनिक खो दिए हों, जिसकी जमीन बर्बाद हो गई हो, वो बस एक ही चीज चाहेगा कि जर्मनी को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो दोबारा कभी खतरा न बन सके। और इन दो छोरों के बीच में थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज। वो आप कह सकते हैं एक बीच का रास्ता ढूंढ रहे थे। उनका मकसद था एक ऐसा समझौता करना जो जर्मनी को सजा भी दे ताकि घर पर अपनी जनता को खुश किया जा सके, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद भी ना करे, क्योंकि जर्मनी ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो था। और हाँ, वो ये भी पक्का करना चाहते थे कि फ्रांस कहीं यूरोप में बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। तो जब इतने अलग अलग मकसद आपस में टकराए तो नतीजा क्या निकला? एक ऐसा समझौता जिसने किसी को भी खुश नहीं किया। और इसकी शर्तें जर्मनी के सामने बस रख दी गईं। सीधा सीधा कह दिया गया, या तो इसे मानो या फिर से जंग के लिए तैयार हो जाओ। जर्मनी में इस संधि को डिक्टाट कहा गया। इसका मतलब होता है एक थोपा हुआ हुक्म, एक थोपी हुई शांति। और ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें तो बातचीत में शामिल ही नहीं किया गया था, अपनी बात रखने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। तो चलिए इस थोपी हुई शांति के वो 4 बड़े पिलर देखते हैं जिन पर ये पूरी टिकी थी। संधि की शर्तें जर्मनी के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। सोचिए, देश का 13% हिस्सा छीन लिया गया। सारे के सारे विदेशी उपनिवेश हाथ से चले गए। सेना को बस 1 लाख सैनिकों तक समेट दिया गया। जंग का सारा इल्जाम जर्मनी पर डाल दिया गया और उस पर अरबों का हर्जाना ठोक दिया गया। इसकी हर एक शर्त एक गहरे जख्म की तरह थी। लेकिन इन सारी सख्त शर्तों के बीच एक आर्टिकल ऐसा था जिसे सबसे ज्यादा जलील करने वाला माना गया। एक ऐसा जख्म जो शायद कभी भरने वाला नहीं था। ये था युद्ध अपराध बोध वाला आर्टिकल। देखिए, इसने सिर्फ जर्मनी पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि जर्मनी के अंदर राष्ट्रीय अपमान की एक ऐसी गहरी और कभी न मिटने वाली आग जला दी। और आखिर में हुआ ये कि समझौते वाली संधि पर हर तरफ से हमले हुए। इसने फौरन ही एक जबरदस्त असंतोष की लहर पैदा कर दी। और हैरानी की बात यह है कि इसकी आलोचना सिर्फ जर्मनी में नहीं हो रही थी। जीतने वाले खेमे के ही कई बड़े लोग, जैसे कि मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स, ये कह रहे थे कि ये संधि बहुत ज्यादा सख्त है। उनका साफ मानना था कि ये जर्मनी को आर्थिक तौर पर तबाह कर देगी और भविष्य में एक और जंग के बीज बो देगी। जर्मनी में तो खैर इस संधि को लेकर गुस्सा आसमान पर था। इसे एक नाकाबिले बर्दाश्त नाइंसाफी और अपने देश के सम्मान पर हमला माना गया। हालत ये थी कि चांसलर फिलिप शाइडमन ने इस पर दस्तखत करने से बेहतर इस्तीफा देना समझा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। कुछ लोगों का, खासकर फ्रांसीसियों का मानना था कि ये संधि काफी नहीं है, कि ये उतनी सख्त नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। उन्हें लगा कि उनकी सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है। और ये वही डर था जिसे उस फ्रांसीसी मार्शल के शब्दों ने पकड़ लिया था, जिनके साथ हमने ये कहानी शुरू की थी।
और मार्शल फोर्स की वो भविष्यवाणी वो डरावनी हद तक सच साबित हुई। संधि से जो हालात पैदा हुए, उन्होंने आने वाले संघर्ष के लिए एक बहुत ही उपजाऊ जमीन तैयार कर दी। संधि ने जो नाराजगी पैदा की और पीठ में छुरा घोंपने वाली जो झूठी कहानी गढ़ी गई, वो नाजी पार्टी के लिए एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा टूल बन गई। हिटलर ने इसी संधि को फाड़ फेंकने का वादा करके सत्ता हासिल की। फिर 1936 में राइनलैंड में सेना भेजकर इसका सरेआम उल्लंघन किया और ठीक 20 साल बाद 1939 में दुनिया एक बार फिर महायुद्ध की आग में जल रही थी। अस्थिरता, गुस्सा और आर्थिक बदहाली, यही थी वर्साई की संधि की विरासत। इसने अगले 2 दशकों तक यूरोप की राजनीति की शक्ल तय की और सीधे सीधे उन वजहों को जन्म दिया जो आखिर में 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के तौर पर सामने आई। तो सवाल आज भी यही है कि क्या वर्साई की संधि ही दूसरे विश्व युद्ध की सीधी वजह थी, या फिर बदला लेने पर आमादा एक देश के लिए ये बस एक सुविधाजनक बहाना बन गई। ये एक ऐसी बहस है जो आज भी इतिहासकारों के बीच चलती है, और ये हमें दिखाती है कि एक दुनिया को तबाह कर देने वाली जंग के बाद शांति कायम करना कितना मुश्किल काम होता है।